नमस्कार। हिंदी के पहले पॉडकास्ट को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सराहा, बहुत सारे व्यूज दिए, कमेंट किए। हमने आपके सारे कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एक नया पॉडकास्ट आपके लिए ले गए हैं। फिर से हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट रविंदर रावत जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मिलते हैं रविंदर रावत जी से और आज हम चर्चा करेंगे ज्योतिष और वास्तु। ज्योतिष और वास्तु आपस में किस तरह से जुड़े हुए, इन पहलुओं पे हम लोग रावत जी से मिलेंगे। नमस्कार रावत जी। नमस्कार, दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत बढ़िया, आपका और सारे दर्शकों का प्यार है, एकदम फर्स्ट क्लास। रावत जी, जैसे मैंने अभी बात करी कि हम लोग आज बात करेंगे ज्योतिष और वास्तु पे। तो जैसे अब इस समय में देख रहा हूँ कि वास्तु का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट, बहुत सारे वास्तु शास्त्री आपको टीवी पे या उनके छोटे छोटे ऑफिस आपको हर जगह मिलने दिखते हैं। तो ऐसा क्या है कि एकदम से वास्तु का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया, लोगों ने वास्तु को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, ये क्या है? मतलब क्या चलन है ये? रजत जी, जैसे हम लोग एक गूगल में कुछ सर्च करते हैं ना, तो गूगल सजेशन हमें आती है। उसी तरह से हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो हमें इसी तरह से सारी चीज़ों के लिए कनेक्ट करता है। जब हम ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हमें लगता है कि सारी तरफ ज्योतिष ही ज्योतिष फैली हुई है। ऐसे ही हम जब वास्तु के बारे में बात करते हैं तो ये लगता है। होता ये है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ को ढूंढ रहा होता है, हमें वो सारी चीज़ें ज़्यादातर हाईलाइट होकर नज़र आती हैं। ये एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आदिकाल से चले आ रहे हैं और भविष्य में भी चलते रहेंगे। बस इनका रंग, रूप, प्रेजेंटेशन, जरूरत के हिसाब से उसमें चेंजेस ये आते रहेंगे। ठीक है। अब आज के समय पर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वास्तु थोड़ा सा ज़्यादा नज़र में आने लग गया है, हर जगह नज़र आने लग गया है, तो उसके पीछे हम लोगों की क्यूरियोसिटी है। हम लोगों की जो हम लोग अपने अंदर एक नॉलेज बांटना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि यूट्यूब या ये पॉडकास्ट जितने भी ये सिस्टम हैं, इनके अंदर लोग जो अपनी एक्सपीरियंसेस थे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और लोग उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं। हम लोग अब पहले से वास्ट तरीके से लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो लोगों की जो प्रॉब्लम है वो उसको कनेक्ट करते हैं और फिर उसकी रिसर्च शुरू करते हैं और फिर वो एक के बाद एक चेंज चलता है, व्यूज़ बढ़ते हैं और लोग उस सब्जेक्ट को देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा इसलिए बार बार हमारे सामने वो चीज़ें उभर के आ जाती हैं। तो पहले भी इस बारे में बातचीत होती थी, लोगों की पहले भी ऐसी क्यूरियोसिटी होती थी, लेकिन पहले ये जनरल विषय नहीं हो पाता था। ये जब हमारी ज़रूरत होती थी तब हम उस पर बात करते थे। लेकिन आज के टाइम में नॉलेज मिल रही है तो लोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस वजह से ये कुछ आज के समय पर ज़्यादा चर्चा में चलने लग गया है। लोग अब एडवांस होने लगे हैं। लोग जहाँ और चीज़ों को पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग वगैरह ये सब कुछ करते रहते थे, अब वो सोचते हैं कि ज्योतिष भी एक साइंस है और वास्तु भी एक साइंस का ही रूप है। तो वास्तु कोर्सेज आने शुरू हो गए। हाँ, तो वो लोग अब बोलते हैं कि ठीक है, जब तक हम लोग बाकी चीजें कर रहे हैं तो क्यों ना इन चीजों को भी करें, अपने खुद की नॉलेज को बढ़ा लेंगे। तो अगर कुछ नुकसान नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, तो कुछ नुकसान भी नहीं है। तो इस वजह से लोग इस तरफ ज्यादा जुड़ रहे हैं और ये चीजें दिखाई दे रही हैं। मेरा एक और भी काफी सारे लोगों की जिज्ञासा भी थी, बातचीत भी होती रहती है अमूमन घरों में, कि कई बार लोग ना घर पे कहते हैं कि चीजें ढंग से नहीं हो सकता घर का वास्तु खराब हो। तो फिर कई लोग कहते हैं कि वास्तु तो अभी से शुरू हुआ है, पहले तो सारे घरों में सब कुछ ठीक होता था, सारी चीजें बढ़िया होती थी। तो ये पहले भी वास्तु अप्लाई होता था घरों में या सिर्फ अभी वास्तु को चलना शुरू हुआ है? वास्तु, ज्योतिष ये बहुत पुराने सब्जेक्ट है। जो पुराने मंदिर वगैरह बनते थे, राजमहल बनते थे, वो सब वास्तु के अकॉर्डिंग बनते थे। लेकिन पहले के टाइम में ना ये आम इंसान के समझने की चीज़ नहीं थी। इसमें बड़े विद्वान, राजा, पैसे वाले ये लोग ही कर पाते थे, चाहे वो ज्योतिष का मैटर हो चाहे वास्तु का मैटर हो। तो ये बड़े लोगों तक पहुंचती। मगर जैसे जैसे अब चीज़ें
जिस हिसाब से चल रही हैं उस हिसाब से धीरे धीरे करके कॉमन लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये चीज़ें ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं तो कॉमन लोगों तक पहुंच रही है, और कॉमन लोग इस चीज़ का इजी सॉल्यूशन, जो महंगे महंगे उपाय थे उनको कम करके उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो आज के टाइम में पहले अगर 4 लोग उस पर बात करते थे, आज 40 लोग कर रहे हैं। तो इसलिए लगता है कि आज इस पर बात हो रही है, पहले नहीं होती थी, मगर ये शुरू से चला आ रहा है। रावत जी, मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने ये भी, मैंने रहता ही है कि मैं बात चर्चा करता रहता हूँ कि मैं इस विषय पर पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि कभी भी हम लोग अपने लिए घर खरीदने जा रहे हैं या फिर अपना जगह खरीदने जा रहे हैं या फ्लैट लेने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मिट्टी को कैसे जांच करना चाहिए कि ये मिट्टी हमारे लिए अच्छी है कि नहीं, घर को कैसा देखना चाहिए, घर की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, अगर घर नहीं ले पा रहे तो फ्लैट ले रहे हैं तो फ्लैट कैसा लेना चाहिए, इन तीनों में क्या अंतर है, इनके वास्तु में क्या अंतर है, तो ये थोड़ा ठीक है। देखिए रजत जी, ये जितने भी आपने सवाल पढ़े हैं ये अलग अलग विषय हैं, इनको एक ही सवाल ना मानकर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले तो वास्तु और ज्योतिष ये हमसे कैसे जुड़े हुए हैं इसको समझना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारा शरीर और हमारा मन, हमारा शरीर का जो मालिक है वो सूर्य से चलता है, आत्मा से चलता है। जब तक आत्मा है तब तक हमारा शरीर है, आत्मा निकलती है हमारा शरीर बेकार हो जाता है, यानी जो आत्मा का कारक है वो सूर्य है। ऐसे ही हमारी जो कुंडली होती है वो लगन बनती है, मतलब जब आप पैदा हुए तो उस समय कौन सा लगन था वो सूर्य के आधार पर बनता है, हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है, ठीक है। तो मेन रूट वो है जन्म कुंडली। इसको इस तरह से भी मान सकते हो कि जैसे हमारे घर में पिता है ना, मेन रूट वही है, कॉज पिता को ही मेन माना जाता है। तो पिता के आधार पर हमारी कुंडली बनी, हमारा जन्म हुआ, हमारे शरीर का निर्माण हुआ। और मन जो है वो हमारी माता की तरह है। मन चंद्रमा से डिनोट होता है। चंद्रमा हमारी जन्म राशि को रिप्रेजेंट करती है, जन्म राशि हमारी भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। अब जहां सूर्य को पिता मान रहे थे हम, तो चंद्रमा को माता मान रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करके देखते हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक्टिव माइंड है, जैसे सूर्य प्रकाश आता है तो हमारा दिन चलता है, उसी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो हम लोग प्रॉपर सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, कहाँ पर हमको क्या एक्शन लेना चाहिए वो कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड डिफॉल्ट में चलता है, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा हाथ ये अपने आप हिल रहा है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा है कि ऐसे पर मेरे को ये हाथ का रिएक्शन देना चाहिए। इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। आंखें पलक रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो आंखें पलक रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, इसको हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस कर रहा है। तो ऐसे ही हमारा वास्तु जो है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गबन करता है, और जो कुंडली होती है हमारे कॉन्शियस माइंड पर गबन करती है। तो इन दोनों का तालमेल हम पर इफेक्ट डालता है। अब आपको एक वास्तु का मतलब है कि कोई वस्तु आपने कहीं पर रखी हुई है, वो अच्छी है कि खराब है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम जानते हैं। अब हमारे सामने कैमरा लगा हुआ है, हमारे कॉन्शियस माइंड को मालूम है कि कैमरा लगा हुआ है, तो हम जो भी यहाँ पर एक्शन रिएक्शन करेंगे तो वो बहुत सोच समझ के करेंगे। और वही कैमरा ना हो तो हमारी बातचीत का अलग नजरिया होगा, अलग तरीका होगा। तो जब हम घर में कोई चीज रखते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है कि ये चीज यहाँ पर है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैंने क्या बताया, चंद्रमा, मन, हमारे मन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो हमारा घर का जैसा वास्तु होगा हमारा मन वैसा होगा, हमारा मन वैसा होगा तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसके आधार पर एक्शन करेगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड ने, जैसे मम्मी ने पापा को कहा और पापा ने फिर वो काम करवाया घर के लिए, तो ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को आगाह करेगा और फिर जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्शन करेगा।
तो इस हिसाब से हमारे डिसीजंस होते हैं, इस हिसाब से इन चीज़ों का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपके घर में सब कुछ नॉर्मल है, माहौल एकदम ठंडा है, प्यार का माहौल है, एकदम खुशी का माहौल है, तो आप खुशी खुशी बाहर निकलोगे। आपके जो भी काम होंगे वो खुशी खुशी होंगे। बहुत मतलब वो काम आपके क्षमता के अंदर भी ना हो, फिर भी क्योंकि आप पॉजिटिव हो इसलिए आप उस काम को कर पाओगे। तो वो माहौल किसने दिया? घर ने माहौल दिया। तो ये कनेक्शन है हमारी कुंडली का, वास्तु का, हमारे कॉन्शियस माइंड का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। कि बहुत सारे, जैसे हम लोग अपने लिए भूमि खरीदने जा रहे हैं, तो हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं कि ये भूमि हमारे लिए उपयुक्त है या भूमि हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, या ये भूमि फलित होगी या नहीं फलित होगी, ये कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? देखिए, एक तो इसका बेसिक चीज है जो हमारी कुंडली में किस तरह की स्थितियां, कौन से ग्रह मजबूत हैं, उसके आधार पर हम लोग देख सकते हैं। लेकिन एक जनरल वे में मैं बता रहा हूं कि अगर आपको मकान लेना है, कोई प्लॉट लेना है, या आप कोई फ्लैट ले रहे हो, तो फ्लैट वगैरह में आप दिशाओं का ज्ञान कर सकते हो। दिशाएं जो भी होती हैं मेन फ्रंट डोर की होती हैं, मतलब जिस कमरे से हम एंटर कर रहे हैं, दरवाजा जो मेन गेट है, हम लोग एंटर करेंगे, हाँ, तो मेन गेट से खड़े होकर हम लोग कंपास को ऑन करेंगे। हाँ, ठीक है। वैसे तो कंपास को सबसे बेहतर है कि सेंटर में रखो घर के, हाँ। लेकिन हमें फेसिंग जो दरवाजा होता है वहां को, एक होता है कि हमारे बिल्डिंग का फ्रंट, वो अलग चीज हो गई, और एक गेट का फ्रंट। तो गेट के फ्रंट को मेन तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी रेजेस आती हैं, हवाएं चलती हैं, वो जमीन से लेके लगभग इंसान की हाइट तक आती हैं, यानी लगभग 5 फुट तक आप इसको मान के चलो। अब दरवाजे जिस दिशा में आपका दरवाजा होगा उस तरफ की रेजेस नीचे से ऊपर की तरफ आएंगी, यानी अगर साउथ फेसिंग घर है तो वहां की एनर्जी आपके घर में आएगी दरवाजे के नीचे से। अब यहाँ पर दहलीज लगा देते हैं तो उससे वो ब्लॉक हो जाता है, जो पहले के टाइम पे करते थे, आज के टाइम में वो प्रोविजन नहीं होता है। तो हमें जो दरवाजे का डिसाइड करना है वो हमारी कुंडली डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि साउथ फेसिंग हर किसी के लिए अशुभ होगा। साउथ फेसिंग घर इंसान को मालामाल कर देता है अगर कुंडली में मंगल अच्छा हो। किसी का मंगल उच्च का बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, यार 10 नंबर की राशि में बैठा है, तो वो साउथ फेसिंग घर में रहता है, तो जिस दिन वो घर खरीदेगा उसके बाद उसके पैसे ही पैसे। केस मैं बहुत सारे केस सुनता भी हूँ पॉडकास्ट या यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोग डराते भी हैं। वास्तु कंसल्टेंट जो करते हैं, वास्तु कहते हैं कि साउथ फेसिंग मकान ले लिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, या तो उसको चेंज करो, या इसको छोड़ो, या इसको बेच दो। जी, सबसे बढ़िया तरीका यही है यहाँ से निकलने का। तो इतना डर साउथ फेसिंग को, और आप कह रहे हो कि साउथ फेसिंग हो तो मंगल अच्छा हो तो बंदा पैसे गेन करेगा। बिल्कुल, देखिए ना, हम 9 ग्रह को कनेक्ट करके चलते हैं ना हर चीज में, और 9 ग्रहों के हर ग्रह के एक देवता है, और देवताओं को हम अपने माता पिता के तौर पर मानते हैं। अब कौन से माता पिता अपने बच्चों का बुरा करना चाहेगा? हाँ, ये अलग बात है कि कोई गलती माँ बाप ने आपको करने के लिए मना करी थी, आपने कर दी, तो तब आपको थप्पड़ लग सकता है। तो वैसे ही ग्रहों का है। अगर आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, मंगल बद बना हुआ है, मंगल खराब बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, और आप साउथ फेसिंग कर ले रहे हो, तब आपको दंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट दुनिया बोलती है बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी का 4th हाउस डिस्टर्ब है, बृहस्पति चंद्रमा डिस्टर्ब है, तो वो नॉर्थ ईस्ट का घर भी लेंगे तो उनको परेशानी होगी। नॉर्थ ईस्ट का भी, हाँ। और लाल किताब ये बताती है, हम लोग मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, लाल किताब जिन्होंने पढ़ी है वो अच्छे से समझते हैं कि उत्तर का घर जो सबसे पॉजिटिव माना जाता है, वो घर भी किसी को नेगेटिव हो सकता है। अब मैं बताता हूं कि बुध के लिए कन्या राशि उच्च की बोली जाती है, वो उसकी अपनी राशि भी है और वहां पर वो उच्च का भी होता है। 6th हाउस काल पुरुष के हिसाब से
कन्या राशि का बनता है जहां पर बुध उच्च का होता है। लेकिन अगर किसी के कुंडली में, मान लीजिए कि आपके कुंडली में 6th हाउस में बुध बैठा हुआ है, आपके लिए वो बुध बहुत अच्छा है और बुध की दिशा बनती है उत्तर, लेकिन उत्तर दिशा वाला आपने घर ले लिया और आपकी बेटी है या बहन है जो अभी अनमैरिड है, तो उसके लिए बहुत कष्ट हो जाएगा। घर चूज करने से पहले दिशाओं को देखना पड़ेगा और किसी ने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग। तो हर किसी के लिए हर चीज सही या बुरी नहीं होती, कोई चीज आपके लिए अच्छी है तो हो सकता है वो मेरे लिए खराब हो, तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सर मेरे को एक चीज और बताइए कि जैसे आपने बुध का बता दिया कि बुध केवल उच्च राशि में होता है, तो ऐसे इस स्पेसिंग का मकान बंदे को नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी हर दिशा में ऐसे कौन से ग्रह अच्छे हों या कौन से नंबर का ग्रह लेना चाहिए? तो आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ना घर के नंबर भी देखते हैं, 1 नंबर का मकान, 2 नंबर का मकान, इससे कोई प्रभाव पड़ता है क्या या फिर ये ऐसे फॉर्मेलिटी है? नहीं, देखिए प्रभाव तो हर चीज का पड़ता है। बेस्ट टू बेस्ट हम लोग ये कर सकते हैं कि जितनी चीजें हमारे अकॉर्डिंग हो पाती हैं हमें वो करनी चाहिए, ज्यादा वहमों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जैसे नंबर की हम बात करें तो नंबर हमारे लिए एक जैसे हमारा पहचान क्या है, हमारा नाम से आपको कोई पहचान सकता है, ऐसे ही नंबर से हमारे घर को वो पहचान है। तो वो अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कहीं पर पॉजिटिव हो तो वो हमें देख लेना चाहिए। मगर हमारे घर में तो 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि एक परिवार में जब 4 लोग रहते हैं तो उनके कुछ ना कुछ सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, यानी कुछ ना कुछ ग्रहों का आपस में कनेक्शन होता है, वो कॉमन उनका एक प्लैनेट सही मिल जाता है। उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग वो मकान ले लें या वो नंबर पहले निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग मकान ले लें तो उस सबके लिए ठीक हो जाएगा। इंडिविजुअल का देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और इस चक्कर में कई लोग वहम में पड़ जाते हैं, मकान ही नहीं ले पाते, और उसके बाद अगर मकान ले भी लेते हैं तो हर छोटी चीज़ को कनेक्ट करके देखते हैं और फिर उस मकान में खुशहाल नहीं रह पाते। तो इतना ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। मोटा माटी अगर आप अपने कुंडली में ग्रहों को देख लेते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि बुध 6ठे में हो तो उत्तर दिशा का मकान नहीं लेना चाहिए, लेकिन किनको, जिनकी बेटी या बहन अभी मैरिड नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी के घर में भाई हैं, बहन का चक्कर ही नहीं है और उनके घर में बेटी हुई नहीं है, तो उनके लिए इसका कोई मैटर होता ही नहीं, वो ले सकते हैं। ऐसे ही अगर शनि या राहु 1st हाउस में या 5th हाउस में, 1st हाउस सूर्य का होता है उच्च का और 5th हाउस सूर्य का अपना घर होता है। अब यहाँ पर शनि या राहु जो कि सूर्य के परम शत्रु हैं, ये यहाँ पर बैठे हो तो ईस्ट का मकान नहीं लेना चाहिए, ईस्ट फेसिंग यानी ईस्ट एंट्रेंस वाला घर नहीं लेना चाहिए। ऐसे घर में बीमारियां बनी रहती हैं, एजुकेशन पे बच्चे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जो आपका फेम है ना वो कहीं ना कहीं बार बार सफ़र करता रहा किसी ना किसी एलिगेशन का, है ना, तो अवॉइड कर लेना चाहिए। अगर मंगल बद बनता है, मंगल बद बहुत तरीके से बनता है, मेरी चैनल पर वीडियो भी हैं तो वो देख सकते हैं मंगल बद के, क्योंकि यहाँ पर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मंगल बद यानी मंगल खराब। अब मंगल किसी भी तरह से खराब हो रहा है तो साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। भाई साहब जैसे आपने बताया कि कौन राहु खराब हो तो कैसा मकान लेना चाहिए, अगर मंगल कुंडली में बद हो तो हमें साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए। तो कुछ ऐसा भी है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस में ग्रोथ करना हो तो ऐसा कौन सा मकान ले, या फिर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है राजनीतिक क्षेत्र में आगे ग्रोथ करना चाहता है उसे कौन सा फेसिंग मकान लेना चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल वाइज हम कैसे चूज कर सकते हैं? देखिए ये तो आपके कुंडली से कनेक्टेड है, ग्रहों से कनेक्टेड है। आपका मंगल अच्छा है, आप साउथ फेसिंग घर ले सकते हैं। मंगल अच्छा है तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप फोर्स में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, केमिस्ट का काम कर सकते हैं, मेडिकल से जो भी चीज़ें जुड़ी। तो अगर आप साउथ फेसिंग घर ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें मदद कर देंगी। आपके कुंडली में मंगल अच्छा हो
तो आप इन फील्ड में मशहूर हो जाओगे, इन फील्ड में सक्सेसफुल हो जाओगे, यानी वाइस वर्सा है। जैसे जैसे किसी राजनीति में जाना कौन से ग्रह देखने पड़ते हैं? राहु को देखना पड़ता है राजनीति में, राहु के साथ साथ सूर्य को देखना पड़ता है राजनीति में, बृहस्पति को भी काफी हद तक देखा जाता है। तो राहु अगर कुंडली के 10th हाउस में होता है तो राजनीति का योग बना देता है, 6th हाउस में होता है तो राजनीति का योग बना देता है, मंगल 6th हाउस में होता है तो राजनीति का योग बना देता है। अगर हम अपने वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो जिस इंसान के वेस्ट डायरेक्शन में उसने अपना कोई स्टोर बनाया हुआ है या टॉयलेट बनाया हुआ है तो वो राजनीति में बहुत अच्छा सफल हो सकता है, वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। मगर अब वो ये भी डिमांड करे कि उसके काम बार बार ना चेंज हो तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि राहु का काम है बदलाव पैदा करते हैं। अब या तो वो काम बदलाव वाला कर ले, अब राजनीति में तो 5 साल की सरकार है, फिर चेंज होना है, फिर 5 साल की सरकार है, ऐसे चलता है, तो वहां के लिए वो राहु ठीक है। लेकिन अगर कोई और चीज में काम करना चाह रहा है, स्टेबल काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो दिशा गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमें ये कह सकते हो कि हम घर के अकॉर्डिंग काम को चुन सकते हैं या काम के अकॉर्डिंग घर अपने हम चुन सकते हैं, या ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें रास्ता मिल जाता है। हम अगर सही घर में पहुंच गए तो हमारे को सही डायरेक्शन मिल जाती है। तो ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जब अपने कॉन्शियस माइंड को और सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस कर लेते हो, यानी वास्तु को और कुंडली को बैलेंस कर लेते हो, तो ग्रह आपकी किस्मत को आगे ले जाते हैं। इसलिए इन दोनों का बराबर महत्व होता है, इसलिए ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज। मुझे याद है कि लास्ट टाइम भी आप जब ऑफिस में आपका विजिट हुआ तो आपने कहा था कि ये आपका तो ऑफिस रखना है छोड़ना है तो आपने काफी चीजें चेंज करवाई। जी 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 जी। तो देखिए अब जैसा आपका केस था तो मेरे को एंटर करते ही आपका समझ में आ गया था कि ये वास्तु का गड़बड़ है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपको इस ऑफिस को रखना है या छोड़ना है, आपने बोला कि मेरे को छोड़ना है। तो मेरे को अपना माइंड उस हिसाब से चलाना था कि कौन सी चीज है कि आपको वो यहां से हटने नहीं दे रही, तो उस पर फोकस करना है। अब आपका डिमांड है कि नहीं मेरे को यहीं पर रहना है और यहीं पर अपने काम को बढ़ाना है, तो फिर मैं ये देखूंगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको यहां से भगा सकती है, पहले उसको ठीक करना है, उसको हटाना है। दूसरा कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके सक्सेस में अटकाव डाल रही है, तो उसको बैलेंस करना है। जैसे हम लोग कुंडली में करते हैं वैसे हम मुझे वो पूरा याद है कि आपने कहा था कि तुम्हारा जो एंट्रेंस गेट है ये तो वेस्टिंग डस्टबिन की जगह है जी, तो यहाँ पे तो कुछ अर्निंग हो ही नहीं सकता। जी जी। तो सही था कि मैंने पिछले 1 साल से जॉब नहीं किया था। हाँ। तो फिर आपने कहा था कि इसके डॉक्यूमेंट लेके आओ, पुरानी जगह पर रखो, इस दिशा में उसके ऊपर वेट डालो तो तुम्हारा ऑफिस खाली हो जाएगा। जी जी। तो वैसा ही हमने किया और उसका रिजल्ट। हाँ, तो रजत जी वही चीज होती है, जैसे आपने अपना ये केस रख कर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल वो बताया है, तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको कि जो आपका गेट, जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने बताया कि ये वेस्ट वाली जगह है, तो वेस्ट इज वेस्ट, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट था, तो नॉर्थ वेस्ट ड्रेनेज का होता है, ठीक है। अब वहां पर कोई भी आएगा, कोई भी व्यक्ति वहां से एंटर करेगा तो वो ड्रेनेज की तरफ से आएगा, मतलब वो सब कुछ निकाल देगा, उसने त्याग देना है, वेस्ट कर देना है। तो आपका एम्प्लॉय आएगा, वो आपके पैसे टाइम वेस्ट करेगा, आपका जो क्लाइंट आएगा वो भी वैसे ही सोच लेके आएगा। इवन आप भी उस एंटर से जब उस जगह से एंट्री करोगे तो आपके भी चीज़ें ऐसी होंगी, आपका माइंड, आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आप ज़्यादातर चीज़ों को वेस्ट करोगे। यानी आप वहाँ पर बैठोगे, अपने 2 घंटे में जो आप काम कर सकते हो 5 घंटे में वेस्ट करके चले जाओगे, 10 मिनट मुश्किल से सही काम कर पाओगे, बाकी वेस्ट कर दोगे। तो इस तरह से वो फिर आपका चीज़ें होती हैं। हमारा जो हम जिस जगह पे रहते हैं वो जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी तरह का हमारा माहौल पैदा होता है, हमारे विचार बनते हैं। अब हम वेस्ट वाली जगह पे रहते हैं तो हमारा पहली बात तो वहां रहने का मन नहीं करेगा, बिल्कुल सही। दूसरी बात वहां पर जो भी हमारा
मेहनत हो रही है वो ज़्यादातर वेस्ट में जाएगी, तो हमारे अंदर एक क्रेज पैदा नहीं होगा, एक एनर्जी पैदा नहीं होगी और पॉजिटिविटी पैदा नहीं होगी। तो वो चीज़ें हमने वास्तु के अकॉर्डिंग जानी और उसको चेंज करवाया। अब आप उसको छोड़ना चाहते थे तो मैंने आपको कहा कि आप उसके डॉक्यूमेंट लाओ, और ऐसी जगह पे जहाँ से वो चीज़ टिकती ही नहीं है वहाँ पर मैंने वो आपको रखवा दी, सिर्फ डॉक्यूमेंट रखवाया। 15 दिन के अंदर अंदर ऑफिस खाली हो गया। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसकी वो जगह, वहाँ पर जो भी चीज़ रखी जाएगी वो चलायमान हो जाएगी, वो ड्रेन हो जाएगी। तो आपके वो पेपर रखे, आप खाली करना चाहते थे, वो आपकी पूरी होगी। अब वही अगर मान लो कोई रहना चाहता वहाँ पर, वो बोलता है कि मेरे को यहाँ पर टिकना है, लेकिन उसने अपने पेपर अनजाने में वहाँ पर रख दिए, तो वो परेशान हो जाएगा। उसको 2 दिन बाद लैंडलॉर्ड आकर बोलने लगेगा कि खाली करो, उसके हालात कुछ ऐसे हो जाएंगे कि वो बोलेगा खाली करो। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और दूसरा कि जो आपके क्वेश्चंस को लेकर जो हम लोग रिक्वायरमेंट को समझते हैं उसका सोर्स हमने कहाँ पर रखा हुआ है, किस वजह से वो खराब हो रहा है, या किस चीज़ से हम उसको चेंजेस ला सकते हैं, वो पढ़ना होता है। इसलिए हम लोग कभी भी तोड़फोड़ नहीं करते। मैं तोड़-फोड़ से मेरे दिमाग में आया कि मैं केवल कई लोगों से बात करता हूँ कि वास्तु से मैंने अपने ऑफिस का किया, तो उनका कहना था कि यार वास्तु बड़ा महंगा है, मतलब वास्तु तोड़-फोड़ के चक्करों में कौन पड़ेगा। वास्तु वाले कहते हैं कि किचन चेंज कर दो, टॉयलेट चेंज कर दो, तो इतनी मेहनत और इतना पैसा लगा के जब इंसान बनाता है तो तोड़-फोड़ से डरता है। मेरे बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि नहीं वास्तु में नहीं पढ़ना, तोड़-फोड़ बहुत करवाते हैं। देखो ये तो हमारे प्रोफेशन का एक कमज़ोरी कह लो, नेगेटिव पॉइंट कह लो, कि चीज़ों को ना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको तोड़ दो। और आज का टाइम, आज देखो हर चीज़ में ना कुछ इंसान नई रिसर्च करता है। जैसे जैसे समय बीतता है लोग उसके नए नए हल निकालते हैं। आज आप देखो ना टीवी, पहले के टाइम पे इतना बड़ा टीवी हम यूज़ करते थे, आज स्लिक सा पतला सा टीवी यूज़ करते हैं। पहले हम कहाँ वो हाथ वाले मोबाइल करते थे, आज 5G वगैरह सब यूज़ कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई। तो ऐसे ही वास्तु में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी पहुँच गई। बिना तोड़ फोड़ के, केवल आपकी रिक्वायरमेंट को समझ के, आपकी कुंडली के ग्रहों को समझ के चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है। एक चीज़ भी तोड़नी फोड़नी नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी जगह की प्लेसमेंट इधर से उधर हो सकती है, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपकी चीज़ इधर की बजाय इधर रख दी, आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और वहीं रख देना, नुकसान तो नहीं है, जेब से पैसा तो नहीं लगाना पड़ेगा। बिना तोड़ फोड़ के सब कुछ हो सकता है, वास्तु में मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बाथरूम गलत जगह बना के लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट होता है, हाँ, कि लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने नॉर्थ ईस्ट में अपना वॉशरूम बना दिया तो उसको कैसे? देखिए जो वॉशरूम है उसमें आपने देखा होगा कि जो कमोड का नीचे की हौदी होती है वो इस शेप में होती है, उसमें पानी रुका रहता है और वो सीवर लाइन से जुड़ा हुआ होता है। अगर उसमें पानी ना हो तो सीवर की गंध अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो उस पानी ने उसको रोका हुआ, इसलिए उसमें थोड़ा सा पानी रहता है हमेशा, ठीक है। जब हम सीवर को तोड़ रहे हैं, हम टॉयलेट को तोड़ रहे हैं, तो उसमें से वो बदबू पूरे घर में, मतलब वो निकलेगी, पहले बाथरूम में फैलेगी, फिर पूरे घर में फैलेगी। तो हम उसको रोकने के लिए कोई ना कोई उस पर उसका मुंह बंद कर देंगे। तो जो टॉयलेट है ना, जब हम उसमें फ्रेश होते हैं तो जो हमारी बदबू, हमारा गंध है, वो जब वहाँ पर जा रहा है तो पूरे उस रूम के अंदर एक स्मेल, एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर तैरती है। और जैसे ही उसका दरवाज़ा खुलता है तो वो पूरे घर के अंदर ट्रैवल करती है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जो हमारे नॉर्थ पोल का राइट साइड और हमारे ईस्ट की जो डायरेक्शन है उसका लेफ्ट साइड का बीच का सेंटर है। यानी वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी और सूर्य की किरणों का इतना संतुलित तालमेल है
वहाँ से वो जो एनर्जीज आती हैं वो हमें बहुत, हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए एक पॉजिटिव सोर्स है। अब उस सोर्स पर वो गंद पड़ा होगा तो वो सोर्स खराब हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। मगर कई जगह पर आपकी बाउंडेशन होती है कि आप को जो घर मिल रहा है हर तरह से सब कुछ ठीक है, बस वहां पर फ्लैट में तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या आपके बड़े बुजुर्गों ने पहले बना दिया था, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उससे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बड़े बुजुर्गों को ही पड़ता है, दूसरा बच्चों की एजुकेशन पर पड़ता है, तीसरा जो घर में एक हम बरकत की बात करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट में रहती है, बरकत खराब हो जाती है। उस घर में पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन वो पैसा कभी दवाइयों में लग जाता है, कभी किसी झगड़े में लग जाता है, कभी पेनल्टी में लग जाता है। तो ऐसी चीजें होती हैं। अब इस चीज को रोकने का क्या तरीका है? सबसे पहले उस जगह की जो हवा है, एनर्जी है, उसको हमें बाहर निकालना है। यानी कोई एग्जॉस्ट ऐसे दीवार पे लगा दो जिससे कि वो बाहर को खींचे, बाहर को फेंके हवा, आपके घर के अंदर ना आए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, दरवाजा बंद रखें। तीसरा, एक कांच के बाउल में अगर आप पहाड़ी नमक को पीस कर वहां पर रख देते हैं और जैसे ही उसमें नमी आ जाती है, पानी आ जाता है, तो उसको टॉयलेट में वहीं फ्लश कर दें और ये करते रहे, नमक चेंज करते रहे। आप देखोगे कि आपको कोई पट्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इसको तुड़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये जो मैंने सिम्टम्स बताए उनमें इमीडिएट आपको गिरावट महसूस होगी, बिना तोड़े फोड़े। केवल एक नमक से काम हो गया। एक एग्जॉस्ट लगाया जो आपने टॉयलेट में तो लगाया ही होगा, सिर्फ उसकी दिशा सही चुननी चाहिए। और अगर किचन गलत डायरेक्शन में चल जाए, किचन गलत डायरेक्शन में चले जाए, किचन के लिए भी ये है कि किचन को पानी की जगह पे नहीं होना चाहिए, पानी यानी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर किचन बाकी जगहों पे है तो उसका वास्तु किया जा सकता है। अगर आपके वेस्ट डायरेक्शन में किचन बनी है, अगर नॉर्थ में चली जाए तो, नॉर्थ में चली जाए तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। नॉर्थ में आपने किचन बना दिया, यानी जल तत्व में आपने किचन बना दिया, तो जो जल की जगह थी वहां पर आपने आग लगा दी, तो जल को भी तो कहीं पर डालना पड़ेगा। तो जल को अग्नि की जगह पे ले जाए, ये एक दूसरे के जगह पे बैठ जाएंगे। जैसे कि आप मेरे दुश्मन और मैं आपका दुश्मन, आप मेरे घर में चले गए और मेरे बच्चों पर बंदूक तान कर मुझे फोन करते हो कि मेरा ये काम कर दो। इधर से मैं भी बोलता हूँ कि मैं भी तुम्हारे घर पे आ रखा हूँ और मैंने तुम्हारे बच्चे किडनैप कर रखे, तो हम दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज है कि जब एक अपोजिट में बैठा हुआ है तो उस जो जिसके उसमें बैठा है उसको उस जगह प्लेस करके आप बैलेंस कर सकते हैं। तो उसको कैसे प्लेस करना है? अगली तत्व को किचन यहाँ पर बना दिया, एक पानी का घड़ा लो, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में रख दो। अब कई लोग बोलेंगे कि साउथ ईस्ट में पानी नहीं रखा जाता, लेकिन वो जनरल केस में नहीं किया जाता, मगर इस केस में जहाँ पर किचन नॉर्थ में बन गई वहां पर बैलेंस करने के लिए तो करना पड़ेगा ना। तो वो सिचुएशन टू सिचुएशन देखना पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे थे कि सोते समय सिर किस तरफ होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, तो ये भी मैटर करता है। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड का पूरा कनेक्शन है। हमारे अर्थ के नॉर्थ पोल में नॉर्थ है, हमारे सर के नॉर्थ पोल हमारा सर बनता है, ठीक है। ऐसे हमारे पैरों में साउथ पोल है और अर्थ के साउथ में साउथ पोल आता है। ये बिल्कुल उस तरह से जैसे आपने एक चुंबक की छड़ ले रखी है, नॉर्थ और साउथ, जब उसको आप तोड़ देते हो तो नॉर्थ साउथ बन गया और नॉर्थ साउथ बन गया। नॉर्थ को नॉर्थ से जोड़ोगे तो नहीं जुड़ता, उसको अपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ता है। ऐसे ही हम एक टुकड़ा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, और हमारा अर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके अपोजिट हमको सोना पड़ता है। तो जब हम उस तरह से सोते हैं तो ठीक होता है। आपने देखा होगा हमारे ना पूर्वजों ने ना हर चीज में विज्ञान को शामिल किया हुआ है, बस हमको समझने की जरूरत है। जब भी कोई इंसान जीता है
तो उसे बोला जाता है कि साउथ की तरफ सर करके सो। और जब इंसान मरता है ना, तो डेड बॉडी का सर नॉर्थ की तरफ रखा जाता है, तब साउथ की तरफ नहीं रखा जाता। क्योंकि अगर साउथ की तरफ रखा तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी बॉडी में हरकत पैदा कर देगी। वैसे तो हम लोग जनरली कहते हैं ना कि नॉर्थ की तरफ सर रखते हैं, पैर साउथ की तरफ रखते हैं, साउथ यमराज के, तो बॉडी हरकत में शुरू हो जाएगी। हाँ, साउथ की तरफ पैर रख रहे हैं तो साउथ यम की जगह है, यमराज की जगह है, तो वहाँ को चले गए। वो तो समझाने के लिए कहा गया, एक मैथोलॉजिकल वो कहानी बनाने की कोशिश की, मगर साइंटिफिक ये है कि नॉर्थ की तरफ अगर आप सर रखते हो तो आपकी बॉडी में कोई हरकत नहीं होगी। अगर आप साउथ की तरफ रखते हो तो हरकत आएगी, क्योंकि उस समय बॉडी डेड हो चुकी है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, आपने देखा होगा नाक में कान में रुइयां डाल देते हैं, वो भी इसीलिए कि अगर ये नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद वो बॉडी में कुछ हरकत होगी और फिर लोग डर जाएंगे, फिर वो भूत का वहम ये सब कुछ हो जाता है। तो हमारा जो पुरातन विज्ञान है वो बहुत वास्ट है। हम लोग जिन चीज़ों को समझ नहीं पाते तो हम बोलते हैं कि ये अंधविश्वास है। हमारा काम होना चाहिए उसको रिसर्च करना, उस पर स्टडी करना कि ऐसा क्यों कहा गया, किताबों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, तो क्यों लिखा गया, उसके पीछे हमें रिसर्च करनी चाहिए। और हम रिसर्च करने के बजाय हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और वही बाहर के लोग रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा मेरे को रावत जी बहुत सी चीज़ें ना, जैसे हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, तो ऐसे ऑफिस में और ऑफिस से इनकम, काम और ये सारी चीज़ें चलती हैं, और घर से भी पैसे को, सेविंग्स को देखा जाता है। तो हमें काम को आगे बढ़ाने के लिए, फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसकी ओर फोकस करना चाहिए, अपने कार्य क्षेत्र की तरफ या फिर अपने घर की तरफ? तो ऐसी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए वास्तु में कि हमें पैसा हमारी ओर अट्रैक्ट हो जी, और काम का ही लगातार चलता रहे? नहीं, पैसा तो आज के टाइम में सबको चाहिए, और सवाल इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दर्शकों ने पूछा हुआ ने कि रावत जी से कहिए कि ऐसे कौन से उपाय करें जिससे नेम, फेम और पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो जो फेम हमें देता है वो हमारा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ स्टेबिलिटी और आपके प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो इनका बैलेंस होना चाहिए। एक जैसे कुंडली में कोई एक ग्रह किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है, वो उस चीज को लीड कर रहा होता है, लेकिन बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे ही वास्तु में केवल एक फैक्टर, एक दिशा किसी चीज को डिसाइड नहीं करती। अब फेमस होना है तो आपको अपने सिंपल से ग्रहों को समझ लेना चाहिए कि फेम कौन सा ग्रह देता है? सूर्य। सूर्य की वास्तु में दिशा कौन सी है? ईस्ट। यानी हमारे को ईस्ट की दिशा हमारी वास्तु दोष से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। मगर अब हमें ईस्ट से फेम मिल गया, मगर वो फेम अच्छा है, बुरा है, एजुकेशन में है, बिजनेस में है, उसके लिए बाकी दिशाओं का हमें ज्ञान करना पड़ेगा, और बाकी दिशाओं के लिए भी फिर वही ग्रहों से पकड़ना पड़ेगा। कुंडली मस्ट है। हम तो जब भी वास्तु करते हैं तो हमारे पास कुंडली और वास्तु, इन मतलब आपका जो लेआउट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए कर पाते हैं, तब ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कुंडली सिर्फ घर के एक मेंबर की होती है, और किसी घर पे 6 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो उन सबकी कुंडली चाहिए होती है। जो मेन लीडिंग पर्सन है उसकी मेन कुंडली होती है। बाकी लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि जब 4 लोग आपस में रह रहे हैं तो उनकी ग्रहों में सिमिलैरिटी होती है, तो वो कुंडलियों में वो ग्रह कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। जैसे जैसे मेरी कुंडली में शनि, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, तो मेरी शनि में कुंडली में शनि उच्च का है और बड़ा स्ट्रांग है, और मेरे पिताजी की कुंडली में शनि डाउन है, और मेरे बेटे की कुंडली में शनि और डाउन है,
तो मैं तो वेस्ट फेसिंग मकान मेरे को सूट करेगा जी, तो बाकी भी उसी मकान में रहते हैं, तो उनको उनके लिए चीजें सूटेबल है या उनको बैड इफेक्ट करेंगी, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए आपके में कुछ का है, आप घर के मेन सोर्स हो, इनकम ऑफ सोर्स आपका है या लीडिंग पर्सन आप हो, तो आपके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग हमने देखा, अब बाकियों में देखा कि उनका वो शनि एकदम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे उपायों के जरिए, मगर मोस्ट ऑफ घर में जो मेंबर मिलते हैं, अब जैसे आपने कहा कि पापा का ठीक है, उच्च का नहीं है मगर नीच का भी तो नहीं है, बेटे का कमजोर है लेकिन खराब तो नहीं है, तो कमजोर को मजबूत किया जा सकता है, नीच का जो नहीं है उसको अपना दोस्त बनाया जा सकता है, मगर जो खराब है या जो नीच का है उसको नहीं बदला जा सकता। तो वो बहुत रेयर होते हैं, और जब ऐसे घर में वो होते हैं तो उस घर में या उसकी कुंडली में ही वो ऐसा टॉपिक बन के आ जाता है या ऐसा इशू बन के आ जाता है कि कल को उस बंदे ने उस घर से दूर चला जाना है, उस मेंबर ने घर से दूर चला जाना है, उसने कहीं और रह लेना है, कोई विदेश चला गया, कोई कॉलेज पढ़ने के लिए कहीं चला गया, शादी के बाद वो अलग हो गया, ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है। तो ये चीजें होती, कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे वास्तु टिप्स कोई ऐसे होंगे जिसमें सबके लिए अप्लाई होते हो, उसमें कुंडली देखने की जरूरत ना पड़ती हो, उसमें ग्रह देखने की जरूरत ना पड़ती हो? जी बिल्कुल। देखिए वास्तु का मतलब ही ये है कि हमें पंच तत्वों को बैलेंस करना है, और पंच तत्व हमारे पास हमारे मंदिरों में बड़े आसानी से उसका उदाहरण मिल जाता है। पृथ्वी तत्व, मंदिरों में जो मूर्तियां बनती हैं वो पत्थर की बनती थी, आज के टाइम में तो पीओपी की बनती हैं, नकली बनती हैं, कब्जे वाले मंदिर होते हैं, लेकिन जो जितने भी पौराणिक मंदिर देखोगे आप जिनमें मान्यताएं हैं वो सब पत्थर की शिला होती है वहां पर, तो वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। फिर आकाश तत्व, उसके लिए स्पेस दिया जाता है उसके चारों तरफ परिक्रमा करने की, वो आकाश तत्व हो जाता है। वायु तत्व, उसके लिए खिड़कियां, रोशनदान बनाए जाते हैं। अग्नि और जल की जो तत्व हैं उसको करने के लिए अग्नि के लिए जोत जलाई जाती थी, और जल के लिए वरुण देव के लिए वो कलश रखा जाता है। तो पांच तत्व वहां पर बैलेंस कर दिए। आप मंदिर में जाते हो, आपने देखा होगा कि जो पीस आपको घर में नहीं मिल रहा वो पीस वहां पर मिल जाता है ना। और उन चीजों को, उस पीस को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने वहां पर पिरामिड बना दिया। आप किसी भी धर्म स्थान को देख लो, कब्जे वालों की बात नहीं कर रहा हूं जो आज के टाइम में बिना लॉजिक के कर रहे हैं, जितने भी समझदार लोगों ने बनाए, पुराने लोगों ने बनाए, चाहे मस्जिद हो चाहे गुरुद्वारा हो। आज का वास्तु पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।